मैं इतने सारे प्रोटीन टेस्ट करवाता हूँ बट मैंने कभी प्रोटीन बनते हुए देखा नहीं। फैसिलिटी कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। लकीली आई गॉट इनवाइटेड बाय सुपर यू प्रो। आज मैं इनकी फैक्ट्री देखूंगा, मैं देखूंगा ये कितनी टेस्टिंग खुद से करते हैं और साथ में ये कंट्रोल कैसे करते हैं, कोई भी कंटेमिनेशन होने से बचाते हैं अपने प्रोटीन को, और जो क्वालिटी अपनों को मिलती है बाहर मार्केट में वो इंश्योर कैसे करते हैं इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ में, 1000 किलो 2000 किलो। हाउ डू दे मेक श्योर कि क्वालिटी सही है और प्रोटीन जो कस्टमर्स को मिल रहा है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं इनकी फैक्ट्री कैसी है। तो ये है सुपर यू प्रो का फैक्ट्री। चलिए देखते हैं कि ये प्रोटीन बनाते कैसे हैं और सफाई का ध्यान कैसे रखते हैं। हाय, आई एम चिराग। यस, हाँ विकास। मुझे ये जानना था कि रॉ मटेरियल्स को आप क्लीन कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल को श्योर कैसे करते हैं कि वो क्लीन है। जैसे रॉ मटेरियल जहाँ से हमारे पास आता है तो रॉ मटेरियल का एंट्री गेट से आता है। सबसे पहले वो क्वारंटीन सेक्शन में जाता है। ओके। क्वारंटीन मीन्स वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है बिफोर टेस्टिंग। ओके। तो क्वारंटीन से हमारा एक रैंडम सैंपल्स निकलते हैं और रैंडम सैंपल सैम्पलिंग रूम में जाके वहाँ से सैंपल निकाल के वो लैब में जाता है। हमारा इन हाउस लैब है तो वहाँ जाके जो हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसके साथ मैच करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल हमारे स्टैंडर्ड से मैच होता है, रॉ मटेरियल मैच करता है स्पेसिफिकेशन और हमारे अप्रूव्ड पैरामीटर्स के अंदर वो है, देन ओनली वी कीप द मटेरियल को लेबल करते हैं इट इज अप्रूव्ड फॉर यूजिंग इन द प्रोडक्शन। सो वो आफ्टर क्वारंटाइन सेक्शन से वो अपने अप्रूव्ड सेक्शन पे जाता है जहाँ वो उस पर लेबल लगता है कि दिस इज अप्रूव्ड एज पर आवर बॉडी। If any ingredient is not fitting our requirement, then we straight away reject that product. We have the separate rejection section. We keep there in rejection section and we send out back to the supplier. ठीक है, आप मुझे क्वारंटीन सेक्शन दिखाएंगे? Yes, yes. Same footage for the This is our raw material entry gate. We have two different gates. Raw material entry gate is different and finished good FG gate is opposite side of this. So whenever raw material comes from this section, so this is the receiving bay. So each and every bag get vacuum clean. Then we get that bag inside into our factory. ओके। सो यहाँ पे जब बैग अंदर रिसीव होती है तो ये हमारा क्वारंटीन सेक्शन है। तो यहाँ पे क्वारंटीन सेक्शन का बोर्ड लगा हुआ है। तो जो भी मटेरियल आता है पहले क्वारंटीन सेक्शन में स्टोर होता है। तो यहाँ से हमारा सैम्पलिंग रूम है वहाँ पे। तो सैम्पलिंग रूम में रैंडमली हमारा एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम सैम्पलिंग करते हैं, लैब में सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर वो रिजेक्टेड है तो फिर रिजेक्टेड सेक्शन में उसको स्टोर किया जाता है। रिजेक्टेड एरिया। ठीक है, आप किस बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं और किस बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मीन्स हमारा इन हाउस पैरामीटर्स हमने फिक्स किए ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल्स के। ओके। तो हमारा इंटरनल स्पेसिफिकेशन है कि सपोज ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे मॉइस्चर कंटेंट है, पीएच है, ऐश है, प्रोटीन कंटेंट कितना है, उसमें हेवी मेटल्स क्या है, उसमें माइक्रोबियल पैरामीटर्स में हमारा फिट हो रहा है कि नहीं वो प्रोडक्ट्स। तो वो सब चेक करने के बाद हमारा सेंसरी टेस्टिंग होता है ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल का, कलर टेस्टिंग, सेंसरी टेस्टिंग। तो उसके बाद वो मटेरियल अप्रूव हो जाता है। हमारा इन हाउस पैरामीटर के अप्रूव होने के बाद फिर वो यूटिलाइजेशन के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन में अभी रिसेंटली पेस्टिसाइड्स मिले थे। यस। तो आप कैसे मेक श्योर करते हैं यहाँ पे रैट्स नहीं आ रहे, पेस्ट नहीं आ रहा इस मटेरियल पे? सो नॉर्मली पेस्टिसाइड्स कमिंग फ्रॉम द जैसे रॉ मटेरियल होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल प्लांट बेस होते हैं। ओके। तो ये रॉ मटेरियल्स के जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का मीनिंग होता है कि जब वो फार्मर्स उसके ऊपर पेस्टिंग करता है तो उसमें और कॉन्सेंट्रेशन में जो इंसेक्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है, उसने पेस्ट किए होंगे तो वो अपने रॉ मटेरियल्स में भी आ सकते हैं। ओके। तो हमारा वंस इन क्वार्टर या वंस इन मंथ ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल बाहर जाता है, वहाँ पे हम पेस्टिसाइड के लिए टेस्टिंग करते हैं एज पर एफएसएसआई नॉर्म्स। वंस इन 6 मंथ आपको ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल आपका फिनिश गुड एक्सटर्नल लैब से टेस्ट करवा के लेना है। पेस्टिसाइड के जो उन्होंने 240 पैरामीटर्स दिए, तो उस 240 पैरामीटर्स के अंदर वो पास हो रहा है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं उस पैरामीटर में वो पास होता है तभी हम उसको वेंडर को अप्रूव करते हैं, उसी से हम बाय करते हैं। और आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे चूहे नहीं है, रैट्स नहीं है? So we have the whole facility is air conditioned facility. There is no any single window is opened in the whole facility, and we have the pest management team, we pest management control agreement with external agency, and we have all the control measures where we can restrict all the external pest. जैसे हमने ये दिखाया एंट्री गेट है, यहाँ पे जो एयर कर्टन्स लगे हुए हैं, बाहर स्ट्रिप कर्टन्स लगे हुए हैं, तो अगर यहाँ से हमारा मक्खी भी अंदर नहीं आ सकता, तो ये हम इंश्योर करते हैं कि पेस्ट हमारे फैक्ट्री में नहीं आए। कूल।
इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? अगर इसके बाद जैसे मटेरियल क्वारंटाइन में से जैसे सैंपल अप्रूव होता है तो अपने वो इसके सेक्शन में चला जाता है, जो अप्रूव्ड सेक्शन है जहाँ पे अप्रूव्ड रॉ मटेरियल स्टोरेज है वहाँ पे चला जाता है। तो अप्रूव्ड रॉ मटेरियल स्टोर होने के बाद जैसे बैच प्रोडक्शन का प्लानिंग आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम वो मटेरियल वेइंग रूम में हम दिस इज आवर सैम्पलिंग रूम। ओके, जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं इसके बैग्स हम अंदर लेके जाते हैं और सैंपल्स रूम में ओपन करते हैं और यहाँ से फिर लैब को सैंपल भेजते हैं, जो हमारा इन हाउस लैब है। ओके, सो इस रूम का क्या खासियत है कि इसी रूम के अंदर ये क्योंकि वो आइसोलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ओपन करेंगे कंटेमिनेशन होगा, ये तो वो होने के चांसेस है, या मटेरियल कोई खराब आएगा उसका अदर मटेरियल के साथ कंटेमिनेशन हो सकता है। तो ये रूम अलग से बनाई है जो जहाँ पे सैम्पलिंग के लिए स्पेसिफिकली है, ठीक है, तो उसका कंटेमिनेशन हो एंड किसी एज पर द WHO GMT जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो यूज़ करते हैं WHO GMT, उसके हिसाब से आपका सैम्पलिंग रूम हमेशा अलग होना चाहिए जो बाकी के प्रोडक्ट के साथ कंटामिनेशन नहीं हो। ओके, गॉट इट। और एवरी सैम्पलिंग के बाद में फिर इसको क्लीनिंग कर दे दूसरे सैंपल लेने के लिए। अच्छा, एवरी प्रोसेस गेट्स क्लीन, लाइक हर बार क्लीन वो एरिया उतना क्लीन होगा, ठीक है। फिर मैंने कुछ जैसे ईस्ट प्रोटीन को एनालिसिस के लिए लिया, उसके बाद में अगर कुछ कोकोआ पाउडर लेता हूँ तो पहले उसको क्लीनिंग करूँगा, तब कोकोआ पाउडर का सैंपल इनसाइड लेगी, ठीक है। ओके, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल। ओके, ये नहीं आना चाहिए, एक की मत दिखाना, हाँ ठीक है। तो जैसे ही रॉ मटेरियल यहाँ पे एंट्री होता है, अप्रूव्ड होता है, तो सब पे अप्रूव्ड का जैसे ग्रीन है ना, ये लेबल लगता है सभी के ऊपर कि ये मटेरियल अप्रूव्ड है, ये बैच नंबर है, किसने अप्रूव किया है, क्या है। ओके, उसके बाद अप्रूवल के लेबल के बाद ये हमारा यहाँ से कोर प्रोसेसिंग एरिया चालू होता है। तो यहाँ से हम जो रॉ मटेरियल आज दिन के लिए जो बैचिंग सेक्शन है, तो यहाँ से हम रॉ मटेरियल अंदर भेजते हैं। तो बंदा अंदर लेके नहीं जाता है, तो इसका तो लोग अंदर नहीं जाए, मिनिमम कंटेमिनेशन हो, तो यहाँ से मटेरियल सिर्फ अंदर भेजते हैं, जितना रिक्वायर्ड उतना लेते, फिर वापस यहाँ से रिटर्न आता है स्टोर की। दिस इज अप टू द लेस मैन पावर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें जैसे यहाँ पे ये पूरा क्लोज्ड है, बट इसके आगे जो है ना पूरा एयर जिसमें हम क्लीन रूम फैसिलिटी बोलते हैं, तो यहाँ से क्लीन रूम फैसिलिटी चालू होता है हमारा। ओके, तो उसमें मैन एंट्री अलाउड नहीं है, तो जहाँ पे मैन एंट्री का स्पेसिफिक गेट है वहाँ से मैन एंट्री अलाउड है। जस्ट क्यूरियस डाउट, इसके अंदर 2 कर्टेन्स दिख रहे हैं मुझे यस गैप की, तो ये बीच का कुछ एरिया फिल्टर करने के लिए है क्या? नहीं, फिल्टर करने के लिए नहीं, तो वो बॉक्स अंदर रखेंगे तो वो एयर कंटेमिनेशन अवॉइड करने के लिए रखा है। Okay. इसके पीछे भी एक डोर है, तो डायरेक्टली जो अंदर की एयर है उसके साथ कंटेमिनेशन नहीं नहीं देता है। ओके, सो रॉ मटेरियल तो सारी वे प्रोटीन कंपनीज मंगा रही है, आप इंश्योर कैसे करते हैं कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है बाहर से वो सही है, वो गलत नहीं है? किसी ने आपको गलत रॉ मटेरियल पकड़ा दिया तो कैसे पता लगेगा? हमारे इन हाउस पैरामीटर्स हैं और हमने जो वेंडर्स अप्रूव किए हैं ना, इस ग्लोबल लीडर्स हैं, जैसे जर्मनी से आता है रॉ मटेरियल्स, वहाँ पर भी हमने उस फैसिलिटीज के ऑडिट्स किए हैं। और वो फैसिलिटी ऑडिट करने के बाद उस वेंडर को हमने अप्रूव किया है कि जो वर्ल्ड्स बेस्ड क्वालिटी मेजर्स रखता है। आप वेरीफाई कैसे करते हो कि उसी ने भेजा है आपको? नो, वेरीफाई मीन्स वहाँ से उसके जो बैग्स आते हैं, तो हम सपोज थ्रू इंपोर्टर्स आते हैं या हम डायरेक्टली भी इंपोर्ट करते हैं। अगर थ्रू इंपोर्टर के पास भी हमारे पास मटेरियल आता है तो हम वो इनडायरेक्टली मीन्स बिना इंपोर्टर को बिना रख के हम डायरेक्टली मेल करते हैं मैन्युफैक्चरर को, ये बैच नंबर, ये बैग्स, इतना क्वांटिटी हमारे पास रिसीव हुआ है। उनसे हम ऑथेंटिकेशन लेते हैं मेल पे कि ये मटेरियल आपका ही है, कहीं वो इंपोर्टर ने कहीं और से बनवा के लेबल लगा के तो नहीं आया। तो हम ये मेक श्योर करते हैं ईच एंड एवरी बैच के लिए। वो ऐसा रिस्क रहता ही है ना हमेशा, क्योंकि वो सबके लिए इंश्योरेंस। तो हम डबल चेक करते हैं कि उनको मेल लिख के वहां से कंफर्मेशन लेते हैं। ओके, तो वो कंफर्म हो जाता है। गॉट इट। तो ये जो बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा था, वो रॉ मटेरियल यहाँ से आता है। ओके, यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद ये पूरा एरिया जो है वो क्लीन रूम फैसिलिटी है। तो यहाँ पे जो भी HEPA फिल्टर्स लगे हैं, जो भी एयर आता है वो प्यूरिफाई होके यहाँ पे अंदर एयर आता है। यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर लेस देन 55 मेंटेन करते हैं, और ह्यूमिडिटी लेस देन 55 मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर 25 के आसपास, तो प्रोडक्ट मॉइस्चर कंटेमिनेशन न हो। और जो भी HEPA फिल्टर है जिसमें 0.0001 mm से जो फिल्टरेशन होता है, फिल्टर होके एयर अंदर आता है, तो वहाँ से कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन में पूरी प्यूरिफाइड एयर अंदर कोर प्रोडक्शन एरिया में आती है। ओके, सो अगर जो रॉ मटेरियल है उसमें फिर भी थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि कुछ छोटे मोटे मेटल्स आ गए,
डस्ट आ गई, जो रॉ मटेरियल उसको आप कैसे फिल्टर करते हो? सो उसमें कैसे होता है कि जब भी सपोज रॉ मटेरियल के साथ में कोई भी कंटामिनेशन, मेजरली तो मोर कंटामिनेशन होता नहीं है, वो हम अप्रूव करके ही लेते हैं। Okay. अब जब हमारे पास सैंपल आता है तो सैंपल हम जो वाइब्रो शिफ्टर से पास करते हैं, मेटल डिटेक्टर से पास करते हैं, वहां से हमको पता चलता है इसमें कुछ मेटल कंटामिनेशन है क्या। अगर वो वहीं पर ही क्लियर हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसके बाद भी हमारे पास में आ गया मैम प्रोसेसिंग एरिया जब चालू होगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वहाँ पे भी हमारे कंट्रोल मेजर CCPs बोलते हैं उसको, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो होते हैं वो PRPs होते हैं, तो वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसको कैसे क्लियर करता है। सो इस फैसिलिटी में क्या हो रहा है एग्जैक्टली इस रूम में? दिस इज द वेइंग रूम। तो यहाँ पे हम ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट जो होता है उसका जो फॉर्मुलेशन होता है, जब ये फॉर्मुलेशन है, ये फॉर्मुलेशन में कितने इंग्रेडिएंट जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हर इंग्रेडिएंट का उस बैच में कौन सा रॉ मटेरियल जा रहा है, वो बैच, उस रॉ मटेरियल का बैच नंबर कौन से है, यहाँ से हम फुल बैक एंड ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं। Okay. सपोज ये बैच में कौन कौन से बैच के रॉ मटेरियल यूज किए हैं, वो रॉ मटेरियल हमने कब ऑर्डर किया था, कब रिसीव हुआ, उसका GRN कब बना, क्वालिटी टेस्टिंग कैसे हुआ, किसने क्वालिटी टेस्ट किया, किसने अप्रूव किया, वो पूरी ट्रेसेबिलिटी फ्रॉम रॉ मटेरियल से एंट्री से लेके फिनिश गुड से डिस्पैच तक पूरी एंट्री हमारे पास रहती है। और यहाँ पे हम बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनते हैं, जो हर बैच का अप्रोक्सीमेटली 70-80 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनता है। ओके, तो उससे हमारी पूरी बैक ट्रेसेबिलिटी हमारे पास मेंटेन होती है कि कुछ भी गड़बड़ हो तो आप हमेशा ट्रेस कर सकते ट्रेस कर सकते हैं। तो इसके पहले सपोज बैच मैन्युफैक्चरिंग बने, पहले बैच कौन सा हुआ था, उसका क्लीनिंग हुआ था कि उसका क्लीनिंग रिकॉर्ड्स क्या है, वो सब हमारे पास में इक्विपमेंट वाइज भी रहता है और रॉ मटेरियल वाइज भी हमारे पास ट्रेसेबिलिटी रहता है। Okay. सेकंड थिंग, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल जो वेट दिया है उसके हर वेट का एक स्लिप निकलता है। ओके, मैं सपोज इसमें अगर कोई एक इंग्रेडिएंट जा रहा है, सपोज इसमें तो वो इंग्रेडिएंट एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी में इस प्रोडक्ट में जा रहा है क्या, Okay. वो क्रॉस वेरीफाई होता है क्योंकि उसके वेट प्रिंट होके आता है, तो वो फॉर्मूला शीट से मैच करते हैं, क्वालिटी का पर्सन, IPQC का पर्सन, प्रोडक्शन का पर्सन, ये पूरे वेरीफाई करते हैं, साइंस होते हैं, उसके बाद ये बैच आगे चली जाती है डिस्पेंस ब्लेंडिंग के लिए। सो आई अज्यूम यहाँ पे वो चीज़ कंट्रोल हो जाती होगी कि हम कोई फिलर्स नहीं डाल रहे, हम कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डाल रहे। यस, फिलर्स हो जाता है और एक हमारे पास ये प्रोसेस हो जाता है कि जो हमने रॉ मटेरियल डाले हैं वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में ही डाले हैं, इसमें कोई प्लस माइनस वेरिएशन नहीं है। ये ठीक है। ओके, ईच एंड एवरी में हम लोग एक स्टिकर जो प्रिंट आउट निकलता है उसको हम स्टिक करते हैं। सो आपने वहाँ फ्लेवर्स तो वही कर लिए अच्छे से, सब मैंने देख लिया कि आप बहुत माइन्यूट लेवल पे कर रहे हो उसको, मतलब मिलीग्राम्स तक हो रहा है वो एग्जैक्ट। उसके बाद ये मिक्सिंग कैसे होता है फिर? तो यहाँ पे ये ब्लेंडिंग मिक्सिंग मशीन है। तो जो भी रॉ मटेरियल आता है तो वहाँ से वेइंग किया मटेरियल जो है यहाँ पे ट्रॉली में आता है, तो एक पैक ट्रॉली में आता है मटेरियल जो वे हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हम ब्लेंडिंग मिक्सिंग मशीन में इस पर डंप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइम सेट किया कि ये प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए ब्लेंडिंग मिक्सिंग होना है, जिसमें रिवर्स होता है, रिवर्स फॉरवर्ड करके मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती है। Okay. मिक्सिंग ब्लेंडिंग होने के बाद ये वाइब्रो शिफ्टर है, तो वाइब्रो शिफ्टर में से सीव लगी हुई है, तो अगर कोई भी बैक का थ्रेड है या बैक का कोई प्लास्टिक गलती से भी उसमें अंदर गया तो वो वाइब्रो शिफ्टर से वो पकड़ लेता है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर जाने नहीं देता है। तो ये हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, तो यहाँ पे हम वो कंट्रोल करते हैं कि कोई भी फॉरेन मैटर हमारे प्रोडक्ट में नहीं जाता। और फिर उसके आगे हमने मैग्नेटिक ग्रिल भी रखा है। Okay. जो शिफ्टिंग के बाद जो मटेरियल हमारा कलेक्ट होता है तो कलेक्शन से पहले वो मैग्नेटिक ग्रिल से पास होता है, तो कोई भी अगर MS का पार्ट चला गया या कुछ भी हो गया तो वहाँ पे वो कैप्चर कर लेता है, वो आगे जाने नहीं देता है। और फिर उसके बाद हमारा पैकेजिंग सेक्शन पे यहाँ से मटेरियल ब्लेंडिंग होने के बाद पैकेजिंग सेक्शन में जाता है। पैकेजिंग सेक्शन में जब पैक होने से पहले वहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, तो मेटल डिटेक्टर में से 3 होते हैं, एक फेरस, नॉन फेरस और SS स्टेनलेस स्टील। वो तीनों अगर कोई भी ये तीनों में से कोई भी चीज वहां पे पाई जाती है तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट कर देता है, तो प्रोडक्ट में जाने ही नहीं देता इम्प्योरिटीज कोई। यहाँ पे मेरे 2 सवाल और हैं। पहला तो आप कैसे श्योर करते हैं कि लम्प्स नहीं बन रहे पाउडर के अंदर? सो लम्प्स हमारे जो रॉ मटेरियल है वो फ्री फ्लोइंग रॉ मटेरियल है। Okay. और ये सीयू जो होती है ना, तो सीयू में से लम्प्स भी निकल जाते हैं। अगर कोई लम्प्स हो भी गया ना तो वो लग जाता है। नॉर्मली हमारे प्रोडक्ट्स ड्राई ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स है, तो उसमें कोई लिक्विड नहीं जाता, तो लम्प्स फॉर्मेशन होने के चांसेस होते ही नहीं, रेयर होते हैं। फिर भी कोई लम्प्स हो गया तो वो शिफ्टिंग में से ही निकल जाता है। शिफ्टिंग का मतलब ही यही है कि आपका इवन साइज नीचे आए। अच्छा। तो हमको जो कलेक्टेड मटेरियल मिले वो इवन साइज से मिले, तो एक मैच साइज से ही उसको पास करते हैं। ओके, और जो प्लान डिज़ाइन किया हुआ है और जो मशीन इक्विपमेंट डिज़ाइन किया है वो एज पर CCP किया है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो 1000 एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, जो जिसमें फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल 3 पॉइंट्स डिटरमाइन किए जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
ओके लास्ट थोड़ा सा ऐसा डाउट है, आई एम नॉट श्योर ये मशीन्स अंदर से कैसी होती है, बट जब मिक्सिंग कर रहे हैं थोड़ा मशीन का अगर कुछ मेटल उतर के गिर गया उसके अंदर, इस तरह पॉसिबिलिटी? ये पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मली हमारा कोई भी मेटल का मशीन के साथ फ्रिक्शन नहीं होता है। और ये ब्लेंडिंग मिक्सिंग होता है तो उसमें प्रॉपरली ये होता है। और ये पूरे मशीन्स एसएस में बने जाते हैं, एसएस 316 एंड 304, जो एकदम हाई क्वालिटी एज पर जीएमपी नॉर्म्स होते हैं। Okay. तो मशीन का कोई पार्ट जाने के चांसेस उसमें नहीं होते हैं, जो मेक श्योर किया जाता है कि मशीन एज पर जीएमपी नॉर्म्स बनी हुई है। ठीक है, ओके। Yes, and we are using machines mostly from the imported companies and one of the top manufacturers in India. So we don't buy machines from the local manufacturers. ओके So we make sure that it will not get contaminated with the product. एंड लास्ट डाउट की मशीन्स कब कब सर्विस होती है, क्या इनका फ्रिक्वेंसी रहता है? So we have the frequency, service frequency. So every week we have one day, Sunday we close our factory, and that day is our maintenance day. So periodically we do each and every machine का we have one schedule. तो schedule के according हम machine का maintenance करते हैं। सो उसमें क्लीनिंग वगैरह सब है? Cleaning तो every day होता है हमारा। अच्छा। Every day before start production, before end of the batch. So after end of the batch, each and every time we do cleaning. We have the hot water arrangement also there. So अगर हमें कोई भी बैच फ्लेवर चेंज होता है तो हम हॉट वाटर से पूरा मशीन और वो फ्लोर क्लीन करते हैं। ओके कूल। यस। एंड व्हाट आर दीज, ये क्या लगा? These are return air risers, means whatever the air जो बाहर से HEPA फिल्टर से आती है, तो यहाँ से जाते टाइम पे भी वो फिल्टर होके एयर वहाँ से बाहर जाती है। अच्छा, ओके तो ये रिटर्न एयर राइजर्स बोलते हैं उसको। सक्शन एरिया होता है और एक आउटलेट एरिया होता है। ओके, तो एयर सर्कुलेशन करने का एक पार्ट है। ठीक है। आप इंश्योर कैसे करते हैं कि सारे बैच, सारे पैकेट्स, सबका टेस्ट सेम है? सो हम कैसे करते हैं, जैसे हमारा ब्लेंडिंग मिक्सिंग होता है तो प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग मिक्सिंग होता है। हमारा ब्लेंडर्स इक्विपमेंट्स वैलिडेटेड है ऑलरेडी से हमने ट्राई टेस्टेड किया है कि ये ब्लेंडर में जो भी ब्लेंडिंग होगा इस टाइम पे ब्लेंडिंग होगा तो प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग ही होगा। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट है, अरोमा है, कलर है, स्वीटनेस है, एक्टिव कंपोनेंट एवरीवेयर वो सेम ही जा रहा है। तो उसके हमने एक्सटर्नल लैब टेस्ट से भी वो लैब ब्लेंडर्स वैलिडेट किए हैं। उसके बाद जब भी हमारा ब्लेंडर होता है तो हम जो भी ब्लेंडिंग का मटेरियल है एसएफ जिसे भी फिनिश गुड एरिया में हम उसको स्टोर करते हैं। सेमी फिनिश गुड एरिया से फिर अगेन रैंडमली सैंपल हम उठाते हैं, हम लैब में लेके जाते हैं। लैब में सेंसरी होती है उस बैच की कि ये ब्लेंडिंग का बैच है, इसका जो हमारे पास कंट्रोल सैंपल है, कंट्रोल सैंपल से वो सेंसरी में मैच कर रहा है कि नहीं, कलर, मिक्सेबिलिटी, थिकनेस, अरोमा, टेस्ट, ये सब पैरामीटर पे टेस्ट होने के बाद उसको अप्रूव किया जाता है पैकेजिंग के लिए। सो अगर मैं काउंट करूँ तो 3 बार टेस्टिंग हो चुकी है अभी तक मटेरियल की। एक तो रॉ मटेरियल की हो गई है फ्रॉम द सोर्स, एक आपने रॉ मटेरियल जैसे ही आया आपने वहाँ पे टेस्ट करा क्लीन रूम में, और थर्ड आपने जब मिक्सिंग कर ली उसके बाद वापस आपने टेस्ट करा, वापस हमने टेस्ट किया। तो 3 टेस्टिंग हो चुकी है। टेस्टिंग हो चुकी है अभी तो क्या करते हैं ना कि हम लोग जब सेमी फिनिश एरिया में जब प्रोडक्ट आता है उससे पहले एक प्रोसेस पैरामीटर सेट होता है कि इतने टाइम मिक्सिंग में ही ये फ्लेवर अच्छा आएगा। ओके, तो हर फ्लेवर के हिसाब से उसका प्रोसेस टाइमिंग फिक्स किया हुआ है। ओके, वो हमने R&D जब ट्रायल्स करते हैं तो R&D ट्रायल्स में कंटिन्यूसली लेते हैं कि इस टाइमिंग पे, इस प्रोसेस में इतने आके पे ये प्रोडक्ट अच्छा आएगा, तो वही सेट होता है। उसके हिसाब के लिए मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है और कंटिन्यूसली उसके लिए वॉच किया जाता है कि वो प्रोसेस पैरामीटर डिफाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो अभी ये सब मिक्सिंग होने के बाद सब चीज़ें आप पैकेजिंग कैसे करते हो आप? ये हम चलते हैं पैकेजिंग सेक्शन में जहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, वहाँ पे पैकेजिंग करते हैं। यहाँ पे जब हमारा ब्लेंडिंग होता है तो एसएफडी एरिया से जो रॉ मटेरियल आता है बैट बना हुआ तो यहाँ पे डंप होता है, और तो यहाँ से स्क्रू कन्वेयर से ऊपर चला जाता है, वहाँ से मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। तो वो मेटल डिटेक्टर में फेरस, नॉन फेरस और एसएस तीनों भी डिटेक्ट होते हैं। अगर कोई भी मेटल पार्टिकल आ गया तो वो रिजेक्शन बैग है, तो वो रिजेक्शन बैग में ऑटोमेटिकली चला जाता है और मशीन बंद हो जाता है। ओके, तो वो हम इसे इंश्योर होता है कि हमारे एंड प्रोडक्ट में कोई भी मेटल नहीं जा रहा। एंड इट इज़ अ जर्मन मशीन which made of world stringent norms, तो as per the जो हमारे फेरस, नॉन फेरस, जैसे फेरस है तो 0.8 ग्राम, और जो नॉन फेरस है तो वो के लिए जो लिमिट से डिसाइड किया है वो लिमिट से भी लो लेवल पे हमने उसको सेट किया है। ओके, तो वहाँ से जो पैकेजिंग मशीन के हॉपर में चला जाता है, और फिर पैकेजिंग मशीन से यहाँ से ये फुल्ली ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन है, जैसे रोबोटिक टाइप पे ये पाउच को उठाता है, ओपन करता है, वहाँ पे एग्जैक्टली सेम अमाउंट जितना हमने बोला है उतना सेम अमाउंट का मटेरियल अंदर चला जाता है, और फिर वहाँ से पैक होके
फिर उसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो एग्जैक्टली हमारा 1 किलो जा रहा है तो एग्जैक्टली सेम 1 किलो ही हम भर रहे हैं क्या, वो पाउच उसका एक लिमिट सेट किया जाता है वो बोर्ड पे जो वो इतना लिमिट के अंदर है तो वो चला जाता है, नहीं तो वो रिजेक्टेड जो ड्रम है रिजेक्टेड ड्रम में चला जाता है। ओके। और यहाँ से जब पैकेजिंग रेडी होता है तो यहाँ पे हमने एक पास बॉक्स दिया है, ये पास बॉक्स मटेरियल सेकेंडरी पैकेजिंग एरिया में चला जाता है। तो मैन मूवमेंट हमने यहाँ पे रिड्यूस किया, कंटेम्पटेशन भी हमने रिड्यूस किया, तो कोई भी बंदा आके लेके नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा सेकेंडरी पैकेजिंग में चला जाएगा। सो एज फार एज सी ह्यूमन टच कहीं पे भी नहीं हो रहा है? नहीं है, डायरेक्टली ह्यूमन टच हम प्रोडक्ट में पैकेजिंग में कहीं पर भी नहीं हो रहा। ओके। सो वहाँ पे पैकेजिंग हो चुका है, अभी यहाँ पे दिस इज फाइनल पैकेजिंग, ये जो शिप होने वाला कंटेनर है। यस, ठीक है। नाइस। इसका क्या प्रोसेस है फाइनल पैकेजिंग का? सो फाइनल पैकेजिंग पे हम ये चेक करते हैं जब भी यहाँ पे वहाँ से यहाँ पे आता है तो यहाँ पे प्रॉपरली बैच कोडिंग हो गया है क्या नहीं उसका, Okay. तो बैच नंबरिंग प्रॉपरली है क्या, देन उसके बाद सीलिंग परफेक्टली है क्या, वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं, इंटैक्ट चेक है क्या। फिर उसके बाद हम जब बैग बॉक्सेस बनते हैं यहाँ से भी रैंडम सैम्पलिंग उठाते हैं Yeah. और उसका भी टेस्टिंग करते हैं, सब गलती से उसमें अंदर कुछ है क्या, या फिर वो जो प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है क्या, सेम लॉट का सेम बैच का प्रोडक्ट अंदर चला गया क्या। तो उसकी ट्रेसेबिलिटी करने के लिए रैंडमली सैंपल जब बॉक्स भरने के बाद ओपन करके फिर भी टेस्ट करते हैं। ओके। यस यस, उसका वेट भी क्रॉस चेक करते हैं कि एग्जैक्टली वेट जितना हमें देना है उसमें एग्जैक्टली वेट है क्या नहीं इसमें अंदर। ठीक है। यस, इसके बाद का प्रोसेस डायरेक्टली लोडिंग करना? डायरेक्टली उसके बाद में फिर एफजी फिनिश गुड स्टोरेज में चला जाता है और फिनिश गुड स्टोरेज से सब डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट सब क्लियर होने के बाद क्वालिटी से अप्रूव मिलता है कि ये प्रोडक्ट रेडी टू डिस्पैच है। फिर उसके बाद डिस्पैच होता है। नॉर्मली हम 7 डेज के लिए होल्ड रखते हैं बिकॉज हमारे पास इन हाउस माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग लैब भी है, तो हमारा जब भी सैंपल बैच कोई भी रेडी होता है तो उसके बाद वो लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए जाता है। सो वो 4th टेस्टिंग होगा? वो 5 दिन का टेस्टिंग होता है, तो वहाँ पे हमें 5 दिन के लिए बैच होल्ड रखनी पड़ती है और 5 दिन के बाद हम डिस्पैच करते हैं, क्योंकि माइक्रोबियल रिजल्ट ओके आने के बाद ही हम कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। सो फाइनली ये पूरा पैक हो चुका है। अभी दिस इज रेडी टू गेट शिप्ड राइट टू द कस्टमर। यहाँ पे फाइनल चेकिंग क्या होता है, आप क्या चेक करते हो फाइनल मोमेंट? सो फाइनल जो हमारा जो बीएमआर जो मैंने पहले बताया था, बीएमआर होता है अराउंड 60-70 पेजेस का। ओके। तो ये फाइनल स्टेज पे बीएमआर का ईच एंड एवरी स्टेप चेक होता है कि ये पूरे प्रोसेस से पास होके चेकलिस्ट हमारा क्लियर होके यहाँ पे पहुंचा है। Okay. फिर उसके बाद यहाँ का सैंपल जाता है हमारे लैब में टेस्टिंग के लिए, जो माइक्रोबियल टेस्टिंग होता है, फाइनल टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की। तो फाइनल टेस्टिंग के माइक्रोबियल के लिए 5 डेज लगते हैं। जो पैरामीटर्स होते हैं उसको 5 डेज के बाद ही उसका रिजल्ट आता है। कुछ 2 दिन में आता है, कुछ 3 दिन में आता है, कुछ 5 डेज में रिजल्ट आता है। तो उसके बाद एक बार माइक्रोबियल ओके हो जाता है, पूरी चेकलिस्ट डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास, पूरी ट्रेसेबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, उसके बाद क्वालिटी अलाउज दिस मटेरियल टू डिस्पैच टू द कस्टमर। टिल देन इट इज लाइंग विथ इन आवर वेयर हाउसेस ओनली, वो वेयर हाउस में रह जाता है। तो 5 से 7 डेज का जो साइकिल है उसमें हम लोग इसको होल्ड करते हैं हमारे पास में, मैंने Okay. फैक्ट्री पे। देन वी विल यहाँ पर भी उसको होल्ड करते टाइम पे जैसे रॉ मटेरियल को क्वारंटाइन सेक्शन में रखा गया था, इसको भी फिनिश गुड को भी हम क्वारंटाइन सेक्शन में रखते हैं तब तक। सो ये डक्ट वगैरह जो लगा हुआ है, दिस मेक श्योर द एयर इज तो क्लीन। ये जो यहाँ पे जो हमारे जो कोर एरिया में जैसे हेफा फिल्टर्स थे, वहाँ पे पूरा एयर फिल्टर होके आता था, जैसे यहाँ पे नो नॉन कोर एरिया है, फिर भी हमारे यहाँ पे सब विंडोज क्लोज है, तो यहाँ पे जो भी एयर आता है तो वो उस लाइव के नहीं, वो दूसरे यहाँ पे जो फिल्टर्स लग के आती है वो कूल एयर अंदर आती है। तो यहाँ पर भी हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। नाइस। तो ये माइक्रोबियल टेस्टिंग जो होता है, Yes. ये हम सबसे लास्ट में क्यों कर रहे हैं? नहीं, सबसे लास्ट में मीन्स हमारा जब पूरा प्रोडक्ट पैक होने के बाद ही हमें रिजल्ट एक्चुअल आने चाहिए कि प्रोडक्ट पैक होने तक अगर कुछ भी कंटेमिनेशन हुआ है तो वो उसमें आना चाहिए, इसलिए हम सबसे लास्ट में माइक्रोबियल टेस्टिंग क्या है ना, कुछ क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपके एक तो आपका इन प्रोसेस चेकिंग होता है, जो प्रोसेस जब आपका बैच चल रहा है तो उसमें कुछ कंटेंट्स हम चेक करते हैं, और एक जो होता है फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद में उसका जो है उसमें माइक्रोबियल पार्ट है कि हम माइक्रोबियल पूरा चेक करते हैं एज पर FSSAI नॉर्म्स। ठीक है। अभी मेरा एक लास्ट सवाल है, इसको लेकर मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ। मैं खुद भी पर्सनली बहुत सारी ब्रांड्स को टेस्ट करवाता हूँ। आप कैसे श्योर करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं कि हैवी मेटल्स बिल्कुल भी नहीं है इस प्रोडक्ट में? सो हेवी मेटल्स हम ऐसे कभी बोल नहीं सकते कि किसी भी प्रोडक्ट में हेवी मेटल्स 0 है, बिकॉज दुनिया में कुछ भी प्रोडक्ट आप खाओ, वाटर खाओ या कोई भी फूड आइटम खाओ, उसमें हेवी मेटल्स होगा ही। बट वो हेवी मेटल्स कितना होना चाहिए, उसके WHO ने, पूरे वर्ल्ड के जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी FSSAI है, सबने मिला के एक लिमिट सेट की है। तो हमने जितना भी पाया
हमारा जो भी रॉ मटेरियल्स आता है, हमारा जो भी एफजी बनता है, सबके हमने भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं, रेगुलरली टेस्टिंग करते रहते हैं। Okay. तो उसमें हमेशा ये पाया गया है कि हमारे जो रिजल्ट्स है, जो लिमिट्स है एफएसएसआई के इतने लिमिट तक होनी चाहिए, उससे 10 टाइम्स बिलो है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे यहाँ पे हेवी मेटल डिटेक्ट भी नहीं होते, मींस इतने डिटेक्टेबल को भी एक लिमिट होता है, वो लिमिट से नीचे होते हैं, मींस इतना माइनर क्वांटिटीज में होते हैं। Okay. और हेवी मेटल्स नॉर्मली प्रोसेसेस से नहीं आता। नॉर्मली जो रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स का सोर्सिंग जो सॉइल से, जब कोई भी रॉ मटेरियल्स बनते हैं या वाटर होता है, वहां से वो हेवी मेटल का कंटामिनेशन चांसेस आता है। तो हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, वो जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ से रॉ मटेरियल सोर्सिंग करती है उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल बनाने के लिए, तो वहां तक हम ट्रेसेबिलिटी रखते हैं, जिससे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में हेवी मेटल्स ना आए, या आए वो बहुत माइनर लेवल पे आए, जो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। Cool, got it. यस ठीक है, सो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द प्रोसेस, क्लीनिनेस, और आप 4-5 टाइम्स तो आप टेस्टिंग ही करवा रहे हो। यस तो आई थिंक हम इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और टेस्टिंग जो हम करवाते हैं, हमारे लिए काम इजी हो जाता है, क्योंकि हम जिस ब्रांड को ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ब्रांड हमें किसी को रिकमेंड करना, ऑडियंस को ये बोलना कि आप सुपर यू का प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, अब मैं भरोसे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने फैक्ट्री देख ली है और मैंने देख लिया है कि ये बनता कैसे है। Yes. थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। या सो ये दिस इज़ योर लैब जहाँ पे सारा टेस्टिंग होता है। यस प्रोडक्ट यहाँ पे आता है, आई कैन सी कंट्रोल सैंपल रूम है यहाँ पे। Yes. इफ़ यू कैन मूव द कैमरा देयर वंस, कंट्रोल सैंपल रूम इधर। सो दिस इज़ द कंप्लीट जहाँ पे सारे केमिकल्स रखे हैं टेस्टिंग के लिए, सारे इक्विपमेंट्स हैं। सैंपल्स भी रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल के कंट्रोल सैंपल्स हमने रखे हैं, तो रॉ मटेरियल को कंट्रोल सैंपल के साथ रॉ मटेरियल के कंट्रोल्स हम मैच करते हैं, और फिनिश गुड के कंट्रोल के सैंपल्स हम फिनिश गुड के साथ मैच करते हैं। ठीक है। वो अंदर का जो एरिया, फिर यहाँ से फिर डबल डोर एंट्री है, वहाँ पे माइक्रोबियल टेस्टिंग होता है। अंदर में हम माइक्रोबियल सेटअप है, तो माइक्रोबियल टेस्टिंग अंदर होती है। यहाँ पे पीएच, मॉइस्चर, ऐश, प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन के लिए हमारे पास जलदाल मेथड है, तो जहाँ से हम पूरा प्रोटीन टेस्टिंग इन हाउस रॉ मटेरियल का भी करते हैं, हमारे फिनिश गुड का भी टेस्टिंग इन हाउस होता है। ओके। तो जो भी पीएच, मॉइस्चर, ऐश, शिविंग, देन वैक्यूम लीक टेस्ट होता है, देन हमारे माइक्रोबियल टेस्टिंग है, सब पैरामीटर्स हम इन हाउस टेस्टिंग करते हैं। और जो पैरामीटर्स हम इन हाउस टेस्टिंग नहीं करते हैं, तो वो हम हमारा एक्सटर्नल लैब्स के साथ टाइप है, जो वर्ल्ड्स की बड़ी लैब्स है, जैसे लाइक टीयूवी, एसजीएस, यूरोफिन्स। तो ये जो बड़ी लैब्स है, उनके साथ में हमारा टाइप्स है। एएलएस जो ऑस्ट्रेलियन लैब है, तो उन लैब में हम वो सैंपल्स भेजते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, और वो वहाँ से हम एक्सटर्नल लैब टेस्टिंग भी करवाते हैं। Cool, got it. Can we see microbial testing room? Yes, so here is, we cannot go inside because there's a control area. So this is our microbial section room. So inside we have the laminar and testing. Okay. That's interesting. So this is all apparatus here for the protein estimate. So we have control sample room. After some time we shift the control samples to the another room, because here we can keep it only for 1 or 2 months only. ठीक है, अब एक लास्ट मेरा ये भी सवाल था कि किसी भी बैच में या किसी भी प्रोडक्ट में आपको लैब में कुछ ख़राब दिखता है, तो आप क्या उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं? तो फिर हम लोग अगर एफजी में हमारा रेडी हो गया है प्रोडक्ट, या तो हम फिर उसको पूरा होल्ड करते हैं उस प्रोडक्ट को, और डिस्कार्ड करते हैं, और उसको फिर डिस्कार्ड करते हैं। सो डिस्कार्ड करने का प्रोसेस, देखो डिस्कार्ड का मैं एज अ जनरल ऑडियंस में समझता हूँ कि आप फेंक देते हो, या फिर आप डिस्कार्ड करते हो तो आप रॉ मटेरियल वाले से भी क्वेश्चन करते हो कि खराब क्यों? हम जब भी कोई हमारा बैच रिजेक्ट होता है, तो हम सिर्फ डिस्कार्ड करके हमारा काम खत्म नहीं होता है, हम पूरी ट्रेसेबिलिटी करते हैं। ओके। कि इसमें से कौन से इंग्रेडिएंट है, कौन से इंग्रेडिएंट के कारण ये बैच रिजेक्ट करने का हमारा, नॉर्मली हमारे पास रिजेक्शन रेशियो इज निग्लिजिबल, 0, बिकॉज हमारे इनिशियल टेस्टिंग इतने ज़्यादा है कि रिजेक्ट होने तक जाता ही नहीं है अब जी। बट अगर फिर भी कभी हुआ, तो हम पूरे बैक ट्रेसिंग करते हैं कि ये क्यों रीज़न हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, कौन से इंग्रेडिएंट के कारण हुआ, और फिर उस इंग्रेडिएंट के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, पूरे सब चेक करते हैं, और फिर उसके बाद अगर वो रिजेक्ट करने लायक है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स करते हैं, उसको एक तो पोल्यूशन कंट्रोल के इंटीमेट करके फिर उसको रिजेक्ट करना पड़ता है, या अगर वो प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर द एनिमल फीड, कैटल फीड, देन वी गिव इट टू द कैटल फीड मैन्युफैक्चरर्स, सो दे कैन यूज दैट फॉर द कैटल। डिस्कार्ड करने के पहले सारे फैक्टर्स
फैक्टर्स देखे जाते हैं Yes, क्या क्या फैक्टर्स है प्रोसेस रॉ मटेरियल पैकेजिंग कुछ बीच में और कुछ इश्यूज तो नहीं बता वी आर चेक ठीक है, अगर ये सब चीज़ें सही है, सब हमने सब सेट कर लिया, एवरीथिंग इज़ ओके, रेडी टू शिप, कस्टमर को चले गया, फिर भी कस्टमर कुछ ना कुछ कंप्लेन कर ही देता है। यस तो जब करता है तो आप ट्रेसिबिलिटी चेक करते हो उस बैच का? यस, इसीलिए जब भी कोई बैच हमारे डिस्पैच होती है, हमारे पास हर बैच के कंट्रोल सैंपल्स होते हैं, 4 या 5 कंट्रोल सैंपल्स हम रखते हैं। Okay. जब भी कोई कस्टमर की कंप्लेन आती है, हम वो कंट्रोल सैंपल से कंट्रोल सैंपल निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कस्टमर ने जो कंप्लेन किया है वो सच में है क्या। वो वेरीफाई करने के बाद हम हमारे सब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और कस्टमर को मेल भी करते हैं कि पूरे वीडियो के साथ हमारे पास जो कंट्रोल सैंपल है उसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारे सब पैरामीटर्स हमने चेक किए और हमारे पैरामीटर्स अकॉर्डिंग वो एकदम फिट है, तो हम उसको रिप्लाई करते हैं कि ये हमने चेक किया हुआ है। ओके, यस।